Hello student, this is Sudhir Grover, Senior Faculty Member Informatics कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2013 मैथ्स पेपर पार्ट 2। अप टू 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने देखे होंगे। सिंपल क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पर थे। वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको साथ साथ में सिखाए हैं। आज भी हम 15 टू 20 क्वेश्चन करेंगे, तो आज भी देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसमें भी कई कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो हम सारे कॉन्सेप्ट क्लास में करेंगे। आपको हम पहले भी कहते हैं कि जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इन्फॉर्मेस इंडिया, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप। हमारा जो इन्फॉर्मेस का फेसबुक पेज है इन्फॉर्मेस इंडिया, इसको लाइक कर सकते हो। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन, डिफरेंट एमसीए सोल्ड पेपर्स, डिफरेंट चीजें हम आपके उसमें डालते रहते हैं। वो आपकी नोटिफिकेशन, आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ का है? हाइट एंड डिस्टेंस। Man observes that angular elevation of the top of the mountain to be 30 degree. If he walks 1000 feet near and finds the angular elevation to be 45 degree, what is the distance of the first point of observation from the foot of the mountain? ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो पहले आपको पिक्चर बनानी बड़ी जरूरी है कि इसका डायग्राम क्या होगा, और डायग्राम आपको बनाना बड़ा जरूरी होता है। तो ये आपका डायग्राम है। यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया टॉप ऑफ द माउंटेन, एंगल 30 डिग्री था। फिर वो 1000 फीट नियर गया, उसने फिर ऑब्जर्व किया टॉप ऑफ द माउंटेन, अब एंगल 45 डिग्री है। हमसे क्या डिमांड की जा रही है? हमसे डिमांड की जा रही है डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन, मींस कि दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से लेके यहां तक मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। ओके, ये आपकी फिगर बन चुकी है। तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल था, यहाँ से 45 डिग्री एंगल था। तो लेट हाइट ऑफ द माउंटेन, लेट हाइट ऑफ द माउंटेन इज एच। मैं हाइट ऑफ माउंटेन को एच ले लिया, और इस पार्ट को हमने, इस डिस्टेंस को हमने एक्स ले लिया। ये दो चीजें अननोन है। ओके, अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है। आप देखोगे जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, पहले राइट ट्रायंगल देखते हैं। वी हैव टू राइट ट्रायंगल। तो टू राइट ट्रायंगल है, तो आप दो बार आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे, दोनों बार बेसिक फॉर्मूला लगेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अब आप देखोगे। तो आप पहले क्या करोगे, आप इसको, आपके पास हाइट क्या है यहाँ पर, पहले ट्रायंगल की बात करते हैं हम। ट्रायंगल दिस ABC एंड ट्रायंगल ADC। हम ट्रायंगल ADC की बात करेंगे। हम ट्रायंगल ADC, वहां परपेंडिकुलर क्या H है, और बेस क्या X है, और tan 45 डिग्री आपका एंगल 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री मींस 1। तो H की वैल्यू इज इक्वल, H क्या होगा, इक्वल टू X हो गया। ये जो आपका H है, हाइट ऑफ द माउंटेन, इक्वल टू X हो गई। तो दिस इज आल्सो X। फर्स्ट ट्रायंगल में हमने देखा। अब सेकंड ट्रायंगल में चले हम, और सेकंड ट्रायंगल में हम जा रहे हैं ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल मींस ABC। ट्रायंगल ABC हम चलते हैं, वहां परपेंडिकुलर वही H है, परपेंडिकुलर वही H है, बेस हमारा X प्लस 1000 है। परपेंडिकुलर H है, हमने H की जगह X लिख लिया, बिकॉज यहाँ पर हमने H को X लिख लिया। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारा H है, X है, बिकॉज H इज इक्वल टू X। तो X बाई दैट इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या, 1/√3 है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका x आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। ये आपका x आ गया, ये आपका 1000 है। दोनों को ऐड करोगे तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट टू द बेस ऑफ द माउंटेन आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट टू द बेस ऑफ द माउंटेन, ये हमें डिस्टेंस चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1000 प्लस x। x हमारी वैल्यू आ गई है, इसको 1000 में ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी इजी था। Question number 22. Sum of the n terms of the arithmetic series is 216. Sum of the n terms is 216. Value of the first term is n, value of the nth term is 2n. Then common difference of AP क्या होगा? Common difference क्या होगा? तो पहली बात है, हमें यहाँ पर sum of n terms दिया हुआ है। ओके, हमें वैल्यू फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, वैल्यू nth टर्म भी दी हुई है, हमें काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं तो कहूंगा काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें डी चाहिए, जस्ट हमें डी चाहिए। पहले तो मैं कहूंगा कि सम का फॉर्मूला लगाओ, बिकॉज सम की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सम की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमें पता है कि समो एपी का फॉर्मूला क्या होता है। समो एपी का फॉर्मूला होता है, समो एपी का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर नंबर टर्म्स n है, नंबर टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर n है, और nth टर्म यहाँ पर 2n है। लास्ट टर्म मींस nth टर्म, वो 2n है। तो समो एपी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
n by 2, फर्स्ट टर्म इज n, लास्ट टर्म इज nth टर्म इज 2n, सम ऑफ एपी क्या गिवन हमें 216 सम ऑफ एपी गिवन है। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो आपकी n की n स्क्वायर क्या आ गया 3n स्क्वायर बाय 2, आपकी n स्क्वायर आ गया, ये आपका n स्क्वायर आ गया, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई n स्क्वायर 144 आ गया, n स्क्वायर 144 आ गया, तो n की वैल्यू 12 आ गई। n अगर 12 आ गया, पर हमें चाहिए कि हमें तो d चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें d चाहिए। अब d की तरफ आएंगे हम लोग, n तो आ गया, अब d देखते हैं। हमें पता है कि AP की nth टर्म 2n है, बट AP की nth टर्म होती क्या है बताओ मुझे। AP की nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। AP की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। हमारे पास nth टर्म क्या है 2n है, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है n है, फर्स्ट टर्म हमें n पता है। देखो ये आपकी होगी nth टर्म होगी, ये आपकी nth टर्म हो गई 2n, और फर्स्ट टर्म क्या है a क्या है n है, और d मुझे चाहिए, बस हो गया। देखो ये आपका n है, तो आपका nth टर्म 2n है, तो यहाँ से d का फॉर्मूला निकल जाएगा। इसको सोल्व करोगे n वहां जाएगा, तो d की वैल्यू ये आ जाएगी, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। बट हम n निकाल चुके हैं, हमने n क्या निकाला था 12 निकाला था, तो n को 12 यहाँ पुट कर देंगे तो 12/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो n को 12 पुट कर दिया तो आपका आंसर आ गया 12/11। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन में दी हुई थी, हमें फर्स्ट टर्म भी दी थी, हमें nth टर्म भी दी थी, हमें सम भी दिया हुआ था। तो पहले हमने n निकाला, n 12 आ गया, और n को हमने nth टर्म के फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, हमें nth टर्म दी हुई है, क्या nth टर्म है, nth टर्म हमारी 2n है, फर्स्ट टर्म हमारी n है, तो हमने यहाँ से d का फॉर्मूला निकाला, n की वैल्यू को पुट कर दिया, तो d की वैल्यू आ गई 12/11 आ गई। तो आंसर इज नाउ d चॉइस। तो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारी फेवरेट टाइप है NITs की, ये NIT की फेवरेट टाइप है, वर्क डन बाय फोर्स। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फोर्सेज आर, वी आर गिवन टू फोर्सेज 3i plus 2j plus 5k 2i plus j minus 3k are acting on the particle, displace it from first point to second point, then the work done by force क्या होता है। हर बच्चे को पता है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स डॉट एस। वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स डॉट एस। यहाँ पर फोर्सेस, दो फोर्सेस काम कर रही हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो सम ऑफ टू फोर्सेस होता है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सम ऑफ टू फोर्सेस होगा। मींस जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो दोनों का सम बन जाएगी, जो रिक्वायर्ड फोर्स हमें चाहिए दोनों का सम हो गई, दोनों का सम क्या होगी, रिक्वायर्ड फोर्स हो गई, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों को ऐड कर दिया, ओके, दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए टू बी, तो ए बी, वेक्टर ए बी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए, डैट माइनस डैट, ओ बी माइनस ओ ए, ये ओ बी है, ये आपका ओ है, फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ये ओ बी माइनस ओ ए हमारे पास ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये फोर्स आ गई। अब दोनों का डॉट कर दिया तो वर्क आ जाएगा, तो वर्क क्या होगा, डैट डॉट फोर्स डॉट दिस, आपका आंसर आ गया 24। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने है क्वेश्चन, बड़ी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन होगा, बिकॉज सभी का बेस सेम है 9999। पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, पावर्स क्या बन गया, पावर्स आपकी बन गई इनफाइनाइट जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको पता है a अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है a/1 माइनस आर। यहाँ a क्या है 1/3 है, वो r क्या है वो भी 1/3 है, फर्स्ट टर्म भी 1/3 है, और डैट बाय डैट r भी 1/3 है। तो a/1 माइनस आर आपका ऊपर पावर में फॉर्मूला लगा दिया, पावर क्या है मेरी इनफाइनाइट जीपी, तो आपने पावर में इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या रह गया 9 की पावर 9, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास 9 की पावर क्या आ गया, 9 की पावर 1/3, एंड नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास 9 की पावर ऊपर 1/3, नीचे 2/3, मीन्स 9 की पावर 1/2, तो आंसर इज सिंपल 3। आंसर क्या आ गया, सिंपल 3 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू आ रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले डेरिवेटिव निकालो उसका, इसको फंक्शन मान लो, दिस बी अ फंक्शन, ये फंक्शन है, y फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x,
इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकाल के जीरो करो, उससे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो वी हैव नाउ टू क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या मीनिंग होता है, डेरिवेटिव जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ डेरिवेटिव जीरो मींस 1 एंड 6, वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 6। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, चेक करो, अगर मिनिमा चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ओके। अब चेक करना पड़ेगा इनमें से किस पॉइंट पे आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 डालूंगा तो साफ दिख रहा है 1 डाल के नेगेटिव आ रहा है, तो 1 डाल के नेगेटिव आ रहा है मींस एट 1 वी हैव अ मैक्सिमा। 6 डालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो पॉजिटिव आ रहा है वो 6 पे आ रहा है, तो 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, दैट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, बस इस 6 को फंक्शन में डाल दो। 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो 6 को इस फंक्शन में पुट कर दो। आप फंक्शन यहाँ पर पुट कर दो 6 को, तो आपका आंसर क्या आ गया, -128, दैट्स अ मिनिमम वैल्यू। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे इजी क्वेश्चन अगर आ जाए तो और भी अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज सो दैट ऑल वोवल्स कम टुगेदर। कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑल वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स को आपको एक साथ रखना है। तो काउंट करो कि यहाँ कितने कॉन्सोनेंट्स है और कितने वोवल्स है। तो आप काउंट करोगे, टोटल 11 अल्फाबेट्स है, टोटल 11 अल्फाबेट्स है, उसमें 5 वोवल्स है, 5 वोवल्स में 3 ओज है और 1 ए है, 1 आई है। दे आर 5 वोवल्स एंड 6 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में 2 आर्स है और बाकी सभी डिफरेंट है। ये आपने एक बार स्टडी कर लिया। टोटल 11 अल्फाबेट्स है, उसमें 5 वोवल्स है, 6 कॉन्सोनेंट्स है। 5 वोवल्स में 3 और 1 टाइप है, 3 मींस ओ है, 1 ए है, 1 ए 1 आई मींस दो डिफरेंट है, और कॉन्सोनेंट्स में 2 रिपीट कर रहे हैं, 2 आर्स है, बिकॉज देखना पड़ता है कि कितने रिपीट कर रहे हैं। पांचों वोवल्स को आप पहले, उसने क्या बोला कि ऑल वोवल्स कम टुगेदर, तो जो पांचों वोवल्स है उसको एक ग्रुप बना दो। 5 वोवल्स कौन से हैं, 3 ओ है, 1 आई है, 1 ए है, दीज आर 5 वोवल्स। इसको एक एलिमेंट बोल दो, इसको नाम दे दो एक, एक्स नाम दे दो, एक्स, इसका नाम हमने एक्स दे दिया, दे ऑलवेज कम टुगेदर, इसको एक बोल दिया। बाकी कितने हैं, बाकी 6 कॉन्सोनेंट्स है, 6 कॉन्सोनेंट्स मीन 6 वो 1 ये आपका 1 एलिमेंट हो गया। तो टोटल एलिमेंट्स क्या हो गए, 6 + 1 7 एलिमेंट्स हो गए। 7 को जब अरेंज करोगे तो कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 7, बट 6 में से 2 अल्फाबेट सेम है, 2 आर्स है, दे आइडेंटिकल, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको एक मान लिया, क्यों एक माना, बिकॉज दे कम टुगेदर, सभी कॉन्सोनेंट्स को, सॉरी सारे वोवल्स को एक मान लिया, सारे वोवल्स को एक एलिमेंट मान लिया, तो ये बाकी 6 कॉन्सोनेंट्स है, इसको एक माना हुआ है। ओके, 6 + 1 टोटल 7 हो गए। 7 को अरेंज करोगे फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 2 आर्स आइडेंटिकल है, कॉन्सोनेंट्स में जितने आइडेंटिकल होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इनको जब अरेंज करोगे, इसको आपने एक माना है, जब ये आपस में इंटरचेंज होंगे, जब ये आपस में इंटरचेंज होंगे तो न्यू वर्ड्स बनाएंगे। ये आपस में कैसे इंटरचेंज होंगे, ये आपके 5 अल्फाबेट्स है, 3 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 50400। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसे इससे कई टफ क्वेश्चन हम करते रहते हैं, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, ओके राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, पर मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे लोगरिथमिक से डरते हैं। जो लोग से डर जाएंगे ये फ्री क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, मैं इनको फ्री क्वेश्चन बोलता हूँ। हमें वैल्यू y चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, पर मैं बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, क्यों, उनको लोग नहीं अच्छा लगता। log 2x 10 है, हमें y चाहिए, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या होगा, 2 की पावर 10, ये सभी बच्चों को रिजल्ट पता है कि मैं log CAB, सभी को बच्चों को रिजल्ट पता है when log CAB, तो a क्या होता है, c की पावर b होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये आपका x 2 की पावर 10 हो गया। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, अभी दूसरे यहाँ पर हमें y चाहिए, तो वहां पर हमें y, यहाँ पर हमने इसमें हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। अगेन सेम फार्मूला, y क्या होगा, अगेन बट दिस फार्मूला, a = c की पावर b, नाउ y = 2 की पावर 10 पावर आपकी 2 की पावर, y क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10, देन दिस इज अ पावर 100, बाय दिस अगेन सेम फार्मूला, y क्या होगा, 2 की पावर 10 की पावर 100, 2 की पावर 10 की पावर 100। तो सेम बेसिक फार्मूला, जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला वही हमने लगाया, सेम बिल्कुल बेसिक फार्मूला 2 जगह पे लगाया, राइट स्टूडेंट्स। तो कौन सा फार्मूला लगाया, बिल्कुल बेसिक फार्मूला, log CAB, तो a = c की पावर b, पहले हमने लगाया तो ये बन गया,
3 लगाया तो ये बन गया। तो फाइनल ये आंसर मेरे पास आ गया। तो ये आंसर कहाँ है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या, सी चॉइस। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आप पूछोगे, पैरेलल लाइन क्या होगी इसके, जब कोई पैरेलल लाइन निकालनी होती है वहां ए और बी सेम रहेगा, जस्ट क्या होगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। और उसके बाद वो कह रहा कि पासिंग हुए मिडिल पॉइंट दिस, तो इसका मिडिल पॉइंट कोई भी निकाल लेगा, वो मिडिल पॉइंट को वहां डाल देना तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल क्वेश्चन। इसके पैरेलल लाइन क्या निकालोगे, पहले इसकी जो पैरेलल लाइन होगी, इसकी जो पैरेलल लाइन होगी, या तो आप हमने ऐसा किया, देखो वही होगा ना, जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस के लैम्डा, जो भी बोलना चाहो आप। तो पैरेलल लाइन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस के 0, हमें के नहीं पता क्या है। दिस पासिस थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ दिस, इन दोनों का मिडल पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिडल पॉइंट निकाल लिया, 1 3 एंड 1 माइनस 7 का मिड पॉइंट फार्मूला, डैट प्लस डैट बाय 2, ये आपका मिडल पॉइंट आ गया, 1 कॉमा माइनस 2। कोई भी बच्चा मिड पॉइंट निकाल सकता है, x1 प्लस x2 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2, 1 आ गया, डैट प्लस डैट बाय 2 माइनस 2 आ गया। दिस इज मिडल पॉइंट। तो इस मिडल पॉइंट को इस नंबर 1 में पुट कर दिया, नंबर पुटिंग 1, इसको नंबर 1 में पुट कर दिया, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू क्या आई, -8 आ गई, के -8। तो आपकी ये जो लाइन है, ये पैरेलल लाइन क्या बन गई, पैरेलल लाइन बन गई 2x माइनस 3y माइनस 8 0। तो आंसर सी चॉइस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अगेन एवरेज क्वेश्चन। ये हमें दिया हुआ है, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंगल सी चाहिए हमें। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की है उनको पता है कि एंगल का, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है तो हर बच्चे के माइंड में काम, आपके माइंड में आएगा कि cos c का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय ट्वाइस ab। ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, वो साफ दिख भी रहा है, किसी को यूज करना पड़ेगा, आपकी इंफॉर्मेशन सारी वैसे ही है। तो आप इसको x मान लो, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, आपने इसको x मान लिया तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। कहने का मतलब है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ऐसा खोल दिया मैंने, इसको और थोड़ा खोल दो, इसको और थोड़ा खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फाइनली क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, फाइनली क्या रह गया, ये हमारे पास आ गया। इसका ये हमें चाहिए था, ये हमारा न्यूमरेटर है इस फॉर्मूले का, ये जो पार्ट है इस फॉर्मूले का न्यूमरेटर है, तो इसको वहां पर फॉर्मूले में डाल दिया। ऊपर माइनस ए बी बाय 2ab, आपका माइनस हाफ आ गया, तो cos c इज माइनस हाफ, तो एंगल सी क्या हो गया, 2π/3 आ गया। तो वेरी सिंपल, तो एंगल सी क्या आ गया, आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स की सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 2π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा π/3, सेकंड में क्या होगा 2π/3। ओके, बिकॉज cos नेगेटिव है तो सेकंड में जाएगा 2π/3। तो आंसर इज सी चॉइस। तो वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, now question number 30, again very simple question, number of non-negative integer less than 1000 but that contain the digit 1, less than 1000 चाहिए आपको, that contain the digit 1, less than 1000 में 1 digit नंबर भी आएंगे, less than 1000 में 1 digit नंबर भी आएंगे, 2 digit नंबर भी आएंगे और 3 digit नंबर भी आएंगे। less than 1000 में 1 digit नंबर भी होंगे, 2 digit नंबर भी होंगे, 3 digit नंबर भी होंगे। तो लेस देन 1000 में पहले आप टोटल नंबर बताओ कि लेस देन 1000 में टोटल नंबर कितने बनेंगे। टोटल नंबर बनेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये टोटल वेज बनेंगे। और लेस देन 1000 कितने नंबर्स होते हैं, डेफिनेटली इंक्लूडिंग 1000 देखा जाए तो इंक्लूडिंग 1000 हमारे 1000 नंबर्स बनते हैं। ओके, नंबर ऑफ नंबर्स अगर लेस देन 1000 में मैंने इंक्लूडिंग 1000 भी कर लिया तो हमारे इतने नंबर्स बनते हैं। उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हमें चाहिए डैट कंटेन डिजिट 1। ये हमें टोटल नंबर निकाल लिए इंक्लूडिंग 1000, हमने टोटल 1000 नंबर निकाल लिए। हमें चाहिए कंटेन डिजिट 1, तो डिजिट 1 अगर मैं कंटेन का सोचने बैठ जाऊं तो ज्यादा केस बन जाएंगे। ज्यादा केस क्यों बनेंगे, बिकॉज आपको हर प्लेस पर देखना होगा कि यहाँ पर 1 रखा, वहां पर 1 रखा, 2 प्लेस पर 1 रखा, 3 प्लेस पर 1 रखा। अब ऐसा क्यों नहीं करते, टोटल माइनस देयर इज नो 1, टोटल तो हम निकाल ही चुके हो, टोटल में से वो माइनस कर दो, व्हेन देयर इज नो प्लेस इज 1, व्हेन देयर इज नो प्लेस 1 आप निकाल दोगे तो टोटल माइनस नो प्लेस 1 मींस एटलीस्ट 1 प्लेस इज 1। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विच कंटेन हमें चाहिए दैट कंटेन डिजिट 1, डिजिट 1 वहां पर होना चाहिए। टोटल आपने नंबर निकाल लिया, उसमें से वो माइनस कर दो, जब देयर इज नो 1, देयर इज नो 1 मींस कि आपके 3 प्लेस पे कोई 1 नहीं चाहिए,
तो आपको 1 रखना नहीं यहाँ पर। तो अगर 1 नहीं रखना तो दिस प्लेस नाउ वी हैव 9 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर 1 नहीं आ सकता। और दिस प्लेस अगेन वी हैव 9 पॉसिबिलिटी, और दिस प्लेस अगेन वी हैव 9 पॉसिबिलिटी। तो 9 की पावर 3 टोटल पॉसिबिलिटीज होगी विदाउट 1, विदाउट 1। पर मुझे 1 चाहिए, तो टोटल माइनस विदाउट 1, टोटल माइनस विदाउट 1, तो दिस इज द 9 की पावर 3। टोटल माइनस विदाउट 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3, ये हो गया टोटल नंबर। ये हो गया नॉट कंटेनिंग 1। टोटल माइनस नॉट कंटेनिंग 1 मीन्स एटलीस्ट वन प्लेस इज 1, एटलीस्ट वन प्लेस इज 1, एटलीस्ट कोई प्लेस तो इसमें 1 होगा, वही मुझे चाहिए, दैट कंटेन डिजिट 1। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका? डी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 31, These two lines are tangent to same circle। बड़ी पुराना क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? तो सभी बच्चों को दिख रहा है कि these two lines है क्या? वो those two lines क्या है? Those two lines are actually parallel lines। Why they are parallel? Because lines parallel कब होती हैं? When they have the same slope। तो इसका स्लोप क्या है? 3/4। उसका स्लोप क्या है? 6/8 means again 3/4। These two have the same slopes, so these two lines are parallel। अपने आप सोचो कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और टेंजेंट भी है, जब दो लाइंस पैरेलल भी है टेंजेंट भी है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दो लाइन पैरेलल है, टेंजेंट है, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसका हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा, उसका हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो आप ये करो कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल लो। ओके, आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश जीरो, और दो लाइंस पैरेलल है, आप देख सकते हो दो लाइन पैरेलल है, तो वहाँ ए ओ बी पहले सेम करो। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सी माइनस सी डैश बाय अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या उसको 2 से डिवाइड करो, तभी इनका ए ओ बी सेम होगा। ओके, तो आपकी विश, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से डिवाइड करो। हमने क्या किया? हमने इसको 2 से, सेकंड लाइन को 2 से डिवाइड कर दिया। एक ही बात है, दोनों का ए ओ बी सेम करना पड़ेगा। ओके, ए ओ बी तो सेम होगा ही। क्यों ए ओ बी सेम होगा? बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस। इसके फर्स्ट लाइन ये आ गई 3x माइनस 4y प्लस 40। सेकंड लाइन क्या है? इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये सेकंड लाइन हो गई। ओके, दो लाइंस आपकी पैरेलल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? c माइनस सी डैश, c माइनस सी डैश। ये देखो मैंने लगा दिया फॉर्मूला। c यहाँ क्या 4 है, c डैश क्या है? c डैश क्या है? ये -7/2 c डैश है, तो c माइनस सी डैश बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 15/10 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आ गया। ओके स्टूडेंट, वेरी इजी। तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या है? वो तो डायमीटर ऑफ द सर्कल बन गया। ये तो डायमीटर ऑफ द सर्कल बन गया। इसका हम हाफ करेंगे, वो आ जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका हाफ क्या हुआ? 15/20 मीन 3/4। तो 3/4 आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। सो इजी, सो इजी। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are given। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर डायगोनल्स पता है तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोस टू, ये आपकी डायगोनल्स है। हाफ ऑफ a क्रॉस b, हाफ ऑफ a क्रॉस b, हाफ ऑफ, इसको नाम हमने p का बोल दिया, a b जो भी नाम है, हाफ ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोस टू। हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है। आई जे के फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसका हाफ कर दिया। सो सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वी आर गिवन दिस कंडीशन, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। तो आप देख सकते हो कि ये आपको, कभी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी साइन कोस क्वेश्चन में आते हैं, आपकी हेल्प के लिए आते हैं, तो इन दोनों से हेल्प लो। सबसे सिंपल हेल्प क्या होती है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। इसको, ये आपका b है, ये मुझे फाइंड करना है। इसको कोई नाम दे दो, इसको कुछ नाम दे दो, इसका कोई नाम दे दो। आप क्या नाम दिया इसको? हमने इसको नाम दे दिया p, नाम दे दिया p। और दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। उससे क्या फायदा होगा? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, साइन स्क्वायर यहाँ से आएगा, कोस स्क्वायर यहाँ से आएगा, 1 बन जाएगा। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ से आएगा, वो ए स्क्वायर बन जाएगा। और दोनों का जो ट्वाइस ए बी होगा वो कट जाएगा आपस में। मैंने ये चीजें आपको हम बड़ी बार करवाते हैं क्लास में। दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे, देखो कितना इजी हो जाएगा। साइन स्क्वायर यहाँ से आया, यहाँ चलो पहले आप कर ही लो। साइन स्क्वायर यहाँ से आया, ए स्क्वायर, चलो साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, और वहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर,
तो आपका ट्वाइस वाला कट गया आपस में। ट्वाइस पार्ट मैंने नहीं लिखा। क्यों ट्वाइस पार्ट नहीं लिखा? बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको दिख ही रहा होगा। आपका जो स्क्वेयरिंग करोगे डेट स्क्वेयर बाय डेट स्क्वेयर, इसमें साथ में क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 2a cos x। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नहीं, 2a cos x इंटू साइन एक्स। पहले वाले में ये होना चाहिए था, और दूसरे वाले में क्या होना चाहिए था? -2a साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपस में कट गए हैं हमारे, तो ये कट गया, इसमें लिखे नहीं थे, कट चुके हैं। यहाँ पर साइंस के इसका पेयर बना लो, साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका पेयर बना लो, ये पेयर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ी सिंपल सी माइंड में कैलकुलेशन किया करो, बड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ये। साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर यहाँ से साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका भी 1 हो गया, ए स्क्वायर बच गया, बाकी ट्वाइस ए बी कट गया, ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी कट गया। राइट साइड क्या हुआ? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हुआ। बस आपको p की वैल्यू चाहिए थी, इसको हमने p बोला, आपको p चाहिए था, इसको उधर ले जाओ, b स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू होगी अंडररूट ऑफ, इसको उधर ले गए देखो आप, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडररूट ऑफ दिस। तो आपका अंडररूट ऑफ दिस मींस कि आपका आंसर आ गया डी, आपका आंसर आ गया डी चॉइस, राइट, डी चॉइस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो सो इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? ए बी आर टू इवेंट्स, we are given probability of A union B, we are given probability of A intersection B, we are given probability of B complement, then events A and B. So simple again, because सब कुछ आपको given है। पहले ही आपको यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से निकल जाएगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगी। बस आपको पी ए निकालना है। यूनियन का फॉर्मूला आपको आता है पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन, तो आपने पी पहले तो पीवी निकाल लिया, 1 माइनस दिस, ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, यहाँ से पीवी निकाल लिया। यूनियन का फॉर्मूला पी ए प्लस पीवी माइनस कॉमन, आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, आपने यूनियन भी डाल दिया, पी ए पीवी भी डाल दिया, कॉमन भी डाल दिया, पी ए की वैल्यू आ गई। तो पहली बात तो ये है, क्या ये आपका अब इंडिपेंडेंट चेक करें या डिपेंडेंट? जो भी आप, एक्सक्लूसिव तो है नहीं था। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं था? बिकॉज इंटरसेक्शन जीरो होता, एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन जीरो होता है, पर जीरो नहीं है, आपकी सी चॉइस तो नहीं थी। आपका आंसर ए चॉइस होगा, बी चॉइस होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है? प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन। कभी इंडिपेंडेंट चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यहाँ प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास? 1/3 है, और पी ए इंटू पी बी क्या मेरे पास? पी ए इंटू पी बी क्या है? पी ए 2/3 है, और पी बी 1/2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी ए इंटू पी बी, पी ए है, पी बी है, इंटरसेक्शन है, तो आपने पी ए इंटू पी बी को देखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो क्या उसके इक्वल आता है। आपने चेक कर सकते हो, अगर इंटरसेक्शन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया 2/3 इंटू 1/2, आपका 1/3 आ गया, दैट्स इक्वल टू इंटरसेक्शन। So probability of intersection is equal to multiplication. So events are independent. So simple. Okay. तो ऐसे क्वेश्चन तो बड़े इजी क्वेश्चन हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर कब होते हैं? व्हेन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। व्हेन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मींस कि देयर डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स, द डिटरमिनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर व्हेन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? 2 - 1 1। सेकंड वेक्टर 1 2 - 3। थर्ड वेक्टर 3 लैम्डा 5। इसका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस डिटरमिनेंट 0 कर दिया, डिटरमिनेंट 0 कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपके सामने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे, बड़े इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आप 235 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा कि क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ भी हमें टाइम नहीं लगा इनको करने में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो इजी क्यों है? बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ओके, तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन आपको सारे इजी लगेंगे। अब सारे 10 ईयर्स के पेपर आपको करने चाहिए, हम सारे पेपर आपके सामने सोल्व करके लेके आ रहे हैं। NITs, देन आपके पास हम JU, DU, BHU सभी सीरीज आपके पास लेके आएंगे। आप देखोगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इवन आप अगर IIT एडवांस की प्रिपरेशन भी करते हो वो भी मुश्किल नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं कि IIT एडवांस के लिए आपको जस्ट NCERT की बुक्स अगर आपने डीपली की हुई है, सिंपल NCERT की बुक्स, तब भी आप IIT कर सकते हो। रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट्स
वही है, उसको कैसे लगाना है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप 10 बुक्स करो और बुक्स में से सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ते रहो, उसके कॉन्सेप्ट ना सीखो तो उनको करने का फायदा नहीं होगा। मैं कई बच्चों को देखा है, सर हमने 2 बुक्स कर ली, हमने 3 बुक्स कर ली, हमें आंसर याद हो गए हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। सिंगल बुक रखो अपने पास, सिंगल बुक के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। हर बुक एक टाइप की होती है, एक ही बुक रखो, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का लेक्चर हमारा 15 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, तो लास्ट 15 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हमारा पार्ट 3 में डिस्कशन हो गई। तो मैं फिर कहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन इंडिया, एंड जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक करो। आपको ये पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम पास करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।